कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हसीका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें और माँ बाप का ख्याल करते करते ही चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दूसरे के साथ शेयर करें। मुझे लगता है चैनल सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। नहीं करते हैं। तो दोस्तों आज की हमारी वीडियो है आज की हमारी वीडियो है फ्लाइंग कार विल बी मैन्युफैक्चर्ड इन गुजरात। गुजरात में फ्लाइंग कार बन रही है? जी हाँ। मतलब क्या मजाक हो रहा है? ये क्या मजाक कर रहे हैं? फ्लाइंग कार कमाल है। अच्छा, हमने मूवीज में देखा है ना, तो मूवीज में देखा टार्जन और ये वो। तो आइए बहुत जल्दी वीडियो देखते हैं ताकि पता चले क्या है ये। बहुत एक्साइटमेंट हो रही है, सो लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है वर्ल्ड्स फर्स्ट फ्लाइंग कार विल बी मैन्युफैक्चर्ड इन गुजरात, इंडिया, टॉप इंडिया फ्यूचर। वाकई जबरदस्त। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? न्यू इंडिया चैनल में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों पिछले बहुत सारे वीडियो में हमने चाइना के बारे में काफी डिस्कस किया कि चाइना किस तरह से अब इतना स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी बना और चाइना का मैन्युफैक्चरिंग कितना स्ट्रॉन्ग है। आज चाइना के मैन्युफैक्चरिंग को शायद ही कोई देश टक्कर दे सकता है, क्योंकि चाइना का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इतना स्ट्रॉन्ग है कि इंडिया का अगर उसके साथ कंपेयर करे तो हम कुछ नहीं है। हालांकि हम डेवलप कर रहे हैं धीरे धीरे, ये हमारे देश के लिए काफी अच्छी बात है। हमने जो अपना मिशन निकाला है मेक इन इंडिया, तो उसके थ्रू हम अपने मैन्युफैक्चरिंग को स्ट्रॉन्ग करने वाले हैं। तो उसके बारे में ये गुड न्यूज आया है जिसे सुनकर आप लोग काफी खुश हो गए। तो चलिए वीडियो में डिस्कस करते हैं। उसके लिए सबसे पहले प्लीज मेरे न्यू इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और छोटी सी बेल आइकन को जरूर दबाएं। प्लीज सब्सक्राइब क्या करें, वीडियो देखने के बाद भी आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं। वीडियो बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगता है, तो प्लीज सब्सक्राइब क्या करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ हवा में उड़ने वाली कार के बारे में, और ये आकार कहीं और नहीं बल्कि हमारे देश में बनने वाला है। हाँ दोस्तों, आप लोग सही सुन रहे हो। दोस्तों जब भी हम मेक इन इंडिया के बारे में सुनते हैं तो हम सभी सोचते हैं कि मेक इन इंडिया कब सक्सेसफुल हो पाएगा, कब दुनिया भर की कंपनियां इंडिया में आकर अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाएंगी। जिस तरह से चाइना का मैन्युफैक्चरिंग आज इतना स्ट्रॉन्ग है, हमारे भी देश का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर चाइना के जैसे ही स्ट्रॉन्ग हो। तो इस मेक इन इंडिया में ये खुशखबरी आया है। दुनिया की एक डच कंपनी है जो फ्लाइंग कार, हवा में उड़ने वाली कार का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हमारे देश में लगाने वाली है, जो गुजरात में लगने वाला है। इस उड़ने वाली कार का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने के लिए गुजरात की गवर्नमेंट और कार कंपनी के ओनर के बीच में मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हो चुका है, जिसमें यह कंपनी गुजरात में आकर अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाएगी। और इस कंपनी का कहना है कि 2021 तक हम इस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में कंपनी का प्रोडक्शन चालू कर देंगे और हम दुनिया भर में एक्सपोर्ट करेंगे। और आगे चलकर इस उड़ने वाली कार को हम इंडिया में भी बेचेंगे। इस कार का नाम PALV है, जो 3 व्हीलर है। और इस कार की खास बात यह है कि यह कार हवा में भी उड़ सकता है और प्लस रोड पे भी चल सकता है। तो इस कार के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। यह कार 3 व्हीलर होने वाला है। इस कार में 2 इंजन होने वाला है और कंपनी का कहना है कि इस कार का रोड पे मैक्सिमम स्पीड 160 किलोमीटर पर आवर है और हवा में उड़ने का स्पीड जो है 180 किलोमीटर पर आवर है। और यह 3 मिनट में रेडी हो जाता है उड़ने के लिए। और यह कार टैंक फुल करके लगभग 500 किलोमीटर तक उड़ सकता है। और इस कार की वजन उठाने की कैपेसिटी जो है 664 kg का है। कार का बॉडी कार्बन फाइबर, एल्यूमिनियम, टाइटेनियम से बनाया गया है। और यह जो कार है 0 से 100 का स्पीड लेने में सिर्फ 9 सेकंड का टाइम लेती है। तो ये कितना कमाल का कार है, जो रोड पे भी चल सकता है और हवा में भी उड़ सकता है। तो काफी खुशी की बात है हमारे देश के लिए कि इस नए तरह की टेक्नोलॉजी वाली चीजें हमारे देश में आकर बन रही हैं। और जो हम चाहते हैं कि मेक इन इंडिया हमारा सक्सेसफुली हो, जो हमारा सपना है कि हम अपने मैन्युफैक्चरिंग को स्ट्रॉन्ग करें ताकि हम चाइना के मैन्युफैक्चरिंग को टक्कर दे सके। और इस कंपनी को पहला ऑर्डर मिल चुका है 110 कारों का। यह कंपनी यूरोप और US में अपने कारों को एक्सपोर्ट करने वाली है। और फिर उसके बाद कंपनी ने कहा है कि वह इंडिया में भी इस कार को बेचेगी। तो हम सभी उम्मीद करते हैं कि गवर्नमेंट जल्दी से जल्दी सही समय पर उड़ने वाली कारों के लिए पॉलिसी बनाए, क्योंकि हमारे देश में कोई भी नई चीजों के लिए या नई टेक्नोलॉजी के लिए पॉलिसी बनाने में इतना ज्यादा समय लग जाता है कि जब दुनिया उस टेक्नोलॉजी में नेक्स्ट जनरेशन पे चली जाती है तो जाकर हम पॉलिसी बनाते हैं, और इसमें हम काफी पीछे चले जाते हैं। और इंडिया में पहली डच कंपनी है जो आकर अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगा रही है। तो हमारे देश के लिए काफी अच्छी बात है कि धीरे धीरे कंपनियां एटलीस्ट हमारे देश में आ तो रही है, तो थोड़ी बहुत उम्मीद बची हुई है। तो लेकिन रियल पॉइंट पे अभी हम बात करते हैं।
है कि यह कंपनी आकर गुजरात में ही क्यों अपना प्लांट लगा रही है। हमारे देश में लगभग ऑलमोस्ट 28 स्टेट्स हैं, तो इसने गुजरात को ही क्यों चूज किया। तो यह बात जब कार कंपनी के ओनर से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि गुजरात में वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बहुत अच्छा है, बेटर पोर्ट्स है, बड़े बड़े बंदरगाह है और सबसे बेस्ट लॉजिस्टिक फैसिलिटीज भी अवेलेबल है। लॉजिस्टिक फैसिलिटीज इसके बारे में पिछले वीडियो में मैंने बात किया था, तो जिन्हें नहीं मालूम है तो प्लीज जाकर पिछला वीडियो देख सकते हैं। तो यही गुजरात की बात है जो गुजरात को हमारे बाकी स्टेट से अलग स्टेट बनाता है। अगर हम पिछले 20 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखें गुजरात का, तो गुजरात ने जिस तेजी के साथ को डेवलप किया है वो काफी तारीफ करने लायक है। जब हम गुजरात की बात करते हैं तो गुजरात में इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, बिजली अवेलेबल है, 98% रोड के साथ पूरा स्टेट का कनेक्टिविटी है। लेकिन जो हमारे देश की बाकी स्टेट है उस हिसाब से अपना ग्रोथ क्यों नहीं कर पाई, ये काफी सोचने वाली बात है। अब गुजरात में देखोगे तो गुजरात हमारे देश का शायद इकलौता ऐसा स्टेट है जहाँ पे वहाँ का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है वो ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है वहाँ की जीडीपी में एज कम्पेयर टू सर्विस सेक्टर। अगर आप वहीं पे महाराष्ट्र को देखते हो तो महाराष्ट्र में सर्विस सेक्टर ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है वहाँ की इकोनॉमी में। जो मैन्युफैक्चरिंग होता है वो ज्यादा जॉब क्रिएट करता है एज कम्पेयर टू सर्विस सेक्टर। तो गुजरात की काफी तारीफ करने वाली बात है। हमारे देश में यही प्रॉब्लम है कि स्टेट के पास जितनी अपॉर्चुनिटी है खुद का ग्रोथ करने के लिए वे स्टेट उस हिसाब से अपना परफॉर्मेंस दे नहीं पाती है। कुछ ही गिनी चुनी स्टेट है जो अपना परफॉर्मेंस बहुत अच्छा दे रही है और कुछ स्टेट है जो हमारे देश में जितना पोटेंशियल है उतना ज्यादा खुद का ग्रोथ नहीं कर पा रही है। अगर आप कंपेयर करोगे कि गुजरात मॉडल और जो चाइना का इकोनॉमिक मॉडल है बहुत हद तक मिलता जुलता है। जो चाइना है वो दुनिया भर की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को अपने देश में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने के लिए अट्रैक्ट करती है, नए नए ऑफर्स देती है। उसी तरह से आप गुजरात में देखोगे कि वहाँ की जो गवर्नमेंट है वे पूरी तरह से प्रो बिजनेस है। अगर किसी को भी कंपनी लगाना हो जो सबसे ज्यादा सरदर्द का काम होता है लैंड एक्विजिशन का, वो खुद ही प्रॉब्लम सॉल्व करके देती है। और बिजनेस को खोलने के लिए जितने भी पेपर वर्क करना होता है वह स्टेट गवर्नमेंट खुद अप्रूव करती है। बहुत ही कम समय में उनका पेपर वर्क करके दे देती है, जिसमें सबसे ज्यादा किसी भी कंपनी को टाइम लगता है अगर हमारे देश में बिजनेस खोलना चाहती है तो उनका मॉडल जो है वो चाइना के मॉडल से आप देखोगे काफी मिलता जुलता है। वे पूरी तरह से प्रो बिजनेस है। आप देखोगे कि जब पश्चिम बंगाल से जो टाटा कंपनी ने अपने नैनो कार का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट वेस्ट बंगाल में लगाया था तो वहाँ से वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट ने उसे खुद निकाल दिया अपने स्टेट से। लेकिन उसके बाद गुजरात ने देरी न करते हुए तुरंत ही अपने स्टेट में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने के लिए जमीन दे दिया। सारे पेपर वर्क वहीं पे टेबल पे, लैंड एक्विजिशन, सारी चीजें, जमीन देना, अप्रूवल लेना, सारी चीजें तुरंत ही। ये सभी चीजें देखकर बिजनेस वालों के मन में गुजरात को लेकर काफी कॉन्फिडेंस देखने को मिलता है। तो जब भी गुजरात में इन्वेस्टमेंट करती है तो उनके मन में ये कॉन्फिडेंस रहता है कि मेरे बिजनेस में कोई खतरा मंडराने वाला नहीं है, कि मेरा बिजनेस पूरी तरह से सेफ है। एक बिजनेसमैन को जब भी अपना बिजनेस खोलना होता है तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही होता है उसके सामने कि सही समय पर जमीन मिल जाए, कम से कम टाइम में सारा पेपर वर्क खत्म हो जाए, एक स्टेबल गवर्नमेंट हो, प्रो बिजनेस वाली गवर्नमेंट हो, गवर्नमेंट खुद हेल्प करे बिजनेस खोलने में। ये सारी चीजें आपको गुजरात में देखने को मिलता है। जो एक बिजनेसमैन की सारी समस्याएं हैं गुजरात की गवर्नमेंट खुद सॉल्व करके देती है। अगर हम कंपैरिजन गुजरात का हमारे देश के किसी भी एक स्टेट के साथ करूं तो एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। आप पिछले 20 साल का ट्रैक रिकॉर्ड अगर आप गुजरात और ओडिशा का देखो, जहां पर पिछले 20 सालों में दोनों में स्टेबल गवर्नमेंट है, एक ही गवर्नमेंट चलती आ रही है। लेकिन जब दोनों स्टेट के डेवलपमेंट को देखते हैं तो दोनों स्टेट के डेवलपमेंट में काफी फर्क देखने को मिलता है। इवन दोनों स्टेट का पोजीशन भी देखोगे कि काफी अच्छा है। ये नहीं है कि एक स्टेट का पोजीशन खराब है। दोनों स्टेट के पास अपना कोस्टल एरिया है जहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन जब डेवलपमेंट की बात आती है तो गुजरात काफी आगे निकल जाता है ओडिशा से। हमारे देश में यही प्रॉब्लम है कि हमारे देश के जितने भी स्टेट है वे अपना जितना ज्यादा कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं हमारे देश को डेवलप करने में, वे उतना कंट्रीब्यूशन दे नहीं पाते हैं। कहीं ना कहीं हमारे देश के ग्रोथ पे पॉलिटिक्स हावी हो जाता है। हम जिस स्पीड से अपने देश को ग्रो कर सकते हैं उस हिसाब से स्टेट ग्रो करने में हेल्प नहीं करती है। तो यह काफी सोचने वाली बात है कि स्टेट अपना कंट्रीब्यूशन कब करेंगी। अगर वही एक्सपोर्ट को लेकर अगर बात करें तो कोई भी स्टेट अपनी तरफ से एक्सपोर्ट को लेकर कोई उतनी अच्छी पॉलिसी नहीं बनाता है। कोई भी स्टेट अपना एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए ऐसा कोई डिसीजन लेता हो जो स्टेट के साथ साथ देश का भी एक्सपोर्ट बढ़ाने में हेल्प करे। तो आखिर ऐसा क्यों होता है कि कुछ स्टेट है जो हमारे देश की इकोनॉमी में इतना अच्छा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, लेकिन कुछ स्टेट हमारे देश में है जो कि ऐसा लग रहा है कि वे जितना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं हमारे देश को डेवलप करने में, वे इतना कंट्रीब्यूट करते नहीं है। या तो पॉलिटिक्स के कारण, तो कहीं ना कहीं उन स्टेट्स में पॉलिटिक्स ज्यादा हावी हो जाता है। अगर हम चाहते हैं कि हमारे देश तेजी से ग्रो करे, हम 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बने, तो उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ साथ स्टेट को भी अपना ज्यादा से ज्यादा कंट्रीब्यूशन करना चाहिए ताकि तेजी से ग्रोथ करे। जिस तरह से गुजरात जैसे स्टेट है जो प्रो बिजनेस है, अपनी तरफ बिजनेस को अट्रैक्ट करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को अट्रैक्ट करते हैं, बाकी स्टेट भी कुछ गुजरात से सीखे और अपने इधर इस तरह की पॉलिसी बनाए
बनाए ताकि दुनिया भर की कंपनीज अगर उनके स्टेट में अपनी कंपनी खोले, अपना इंडस्ट्री खोले, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाए। मैं यहाँ पे किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो सच है सच है। हमें जो भी अच्छी चीजें सीखने को मिले हमें हर जगह से सीखना चाहिए, उसमें छोटा बड़ा जैसा कुछ नहीं होता है। तो ऐसे ही अच्छे वीडियोस देखने के लिए प्लीज मेरे न्यू इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करें। प्लीज सब्सक्राइब किया। जी जनाब, पहले तो मुझे आप ये बताएं, वीडियो फ्लाइंग कार की थी, गुजरात की थी? गुजरात फ्लाइंग कार स्टार्ट फ्लाइंग कार की थी, लेकिन वो बता रहे नहीं, थोड़ा सा ब्रीफ करा गुजरात के बारे में, वो इसलिए नहीं इधर उधर नहीं निकल के वो ये कह रहे हैं कि हाँ बेस बताई ना कि क्या वजह है, रीजन क्या है, क्योंकि स्टेट्स तो बहुत सारे हैं, इंडिया तो बहुत बड़ा है, किसी और सिटी में किसी और स्टेट में ज्यादातर जो है यहीं पर क्यों आते हैं कंपनीज जो है अपनी मैन्युफैक्चरिंग करने। अच्छा एक बात है, फ्लाइंग कार्स बन चुकी हैं, जी हाँ, मॉडल्स वगैरह बन चुके हैं, ये बहुत दूर की बात नहीं है, ये कमाल की बात है। बिल्कुल बहुत जल्द इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग होने शुरू होने वाली है। कमाल है, मतलब आप घर से निकल के कहीं भी उड़ के बैठे फिर कार चला रहे हैं, 160 किलोमीटर पर आवर अगर चलेगी वो रोड पे, और 180 किलोमीटर पर आवर अगर वो उड़ेगी, और 9 सेकंड्स रेडी होने में 9 सेकंड्स लगते हैं। जबरदस्त। और क्या कहते हैं अपना 3 व्हीलर्स, 4 व्हील नहीं होगी, 3 व्हील होंगे, ऑटो की तरह, तो उसका थोड़ा सा शेप है, बहुत ही हल्का फुल्का सा होगा, लेकिन कितना मतलब इजी होगा एक आम बंदे के लिए चलाना, उड़ाना, फिर नीचे उतर आना। ऑटो दुनिया कहाँ जा रही है? एरोप्लेन टाइप का नहीं, ये हेलीकॉप्टर कट करिएगा इसे ऑटो की तरह का शेप है, हेलीकॉप्टर टाइप है थोड़ा, हेलीकॉप्टर है ना। और वैसे ही मुझे तो थोड़ा सिस्टम भी उसी टाइप का लगा, ऊपर आपने देखा जैसे उसके विंग्स हैं, पीछे उसकी जो टेल है बिल्कुल बहुत जबरदस्त, बहुत। अच्छा गुजरात की जो पॉलिसी है, गुजरात की पॉलिसी पर ही सबको अमल करना चाहिए। गुजरात ने तरक्की बहुत की, गुजरात में अट्रैक्ट करती है वो दूसरी कंट्रीज को कि आए, वो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स लगाएं गुजरात में आकर, और वो कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट करते हैं, पेपर वर्क बहुत जल्दी कंप्लीट कर देते हैं। ऐसा ही अगर किसी भी बिजनेस वाले के लिए ऐसी सहूलतें हों कि उसे प्रॉब्लम्स ना हो। देखो एक बंदा अगर बिजनेस करने के लिए आपके सिटी आ रहा है, आपके स्टेट आ रहा है, तो इसका मतलब है कि आपने उसे फैसिलिटेट करना, आप उसे सहूलतें, उससे क्या होगा, उसकी प्रॉब्लम्स जैसे आपकी प्रॉब्लम्स, वो ये कह रहे हैं कि वो सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देते हैं। अच्छा यहाँ क्या होता है पता है आपको? यहाँ ये होता है कि उसके ऊपर इतने टैक्सेस, इतनी प्रॉब्लम्स की जाती हैं, यानी कि एक बंदे के पास घबरा जाता है वो, एक बंदे के पास अगर पैसा है ना, तो वहाँ के जो इदारे होते हैं वो समझते हैं कि कस्टमर आया है, अब इसे यहाँ पे फैक्ट्री लगानी है, आजा भाई, पहले तो हमारे यहाँ छुरी के नीचे तो बिल्कुल अच्छा हाँ, मतलब उससे इतना तंग किया जाएगा, इतना वो किया जाएगा कि वो बेचारा काम परेशान हो जाएगा, वो कहेगा यार मुझे यहाँ करना ही नहीं है, अच्छा मैं कुछ और कर लेता हूँ। अब तो मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि हालात पहले से बहुत बेहतर है। आपको पता है पहले क्या था? कुछ साल पीछे चले जाए, यहाँ पर एक शॉपकीपर भी या कोई भी एक थोड़ा सा बिजनेस करने वाला, छोटा मोटा भी, बहुत बड़ा नहीं, बहुत बड़ी फैक्ट्रीज नहीं, एक होलसेल का काम करने वाला या कोई किसी किस्म का भी काम करने वाला, वो भी सेफ नहीं था। उसे भत्ते की पर्चियाँ, उसे फलानी पर्चियाँ, ये तो लास्ट था आपके लिए, मुख्तलिफ किस्म की तरफ 10 लाख 15 लाख 20 लाख आपने देखा है, लोगों ने पूरे बिजनेस ठप कर दिए अपने इसी चक्कर में, यार हम भाग गए, रातों रात भागे वो लोग। वो पता क्या कहते थे कि आप ये दे दें या फिर ये जान उनकी जान, कुछ लोग तो देते थे, कुछ देते थे, और जो नहीं दे सकते थे कुछ मतलब कहते थे कि नहीं है ये है। अच्छा, और अमाउंट ऐसा कि मतलब वो उन्होंने जो चूज कर लिया वो अमाउंट, जैसे 15 लाख 20 लाख, अब किसी की नहीं है औसत, तो वो क्या करे, वो पूरा बिजनेस बंद करके रातों रात गायब होता था, कभी दुबई कभी यहाँ कभी लेकिन वहाँ। अब जो है अब ये चीज बहुत रिलैक्सेशन, बहुत कम है, ना होने के बराबर है। मतलब ये चीज कराची में खत्म हो गई है, और बहुत सारी चीजें ये होती थी कुछ एरियाज में, लेकिन अब तो ये चलो खत्म हो गया। लेकिन इदारे नहीं छोड़ते, इदारे अपना हिस्सा मांगते हैं, बिल्कुल टैक्सेस, और वो कौन सा वाला हिस्सा होता है? अंडर टेबल, यानी कि एक तो होता है ना कि मुझे ये काम करना है, मुझे ये टैक्स देना है इस इदारे को, ये मुझे फाइल ये बनवानी है जो बनता है, उसके अलावा हम आपका ये काम जब करेंगे जब आप हमारा काम करेंगे। बिल्कुल। कुछ लोग घरों में भी, कुछ लोग आपस में भी एक दूसरे को भी ये बोलते हैं, कुछ लोग आपस में भी ये बात करते हैं कि आप मेरे ये काम करेंगे तो मैं आपको ये काम करूँगा, मतलब करूँगा। हाँ। तो खैर बहरहाल ये तो एक जस्ट बात हो गई।
लेकिन ये है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। किसी मुल्क की तरक्की का दारोमदार वहाँ की इन्वेस्टमेंट के ऊपर है कि अगर लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे तो ही मजीद तरक्की होगी। अच्छा आप देखिए, लेकिन उसमें दोनों का फायदा होगा। बिल्कुल। और वो ये कह रहे हैं कि दूसरी स्टेट्स भी हैं लेकिन वो इस तरीके के वर्क नहीं करती, वो इस तरीके से इन पॉलिसीज को लेकर नहीं चलती, इस तरीके की पॉलिसीज को नहीं अपनाती, तो वो बहुत पीछे है। उनकी जीडीपी देखें आप और उनकी जीडीपी देखें, आपने कंपैरिजन देखा? अच्छा, इसका दारोमदार एक और चीज़ पे भी है, पॉलिटिशियन। अगर पॉलिटिशियन जिस सियासी जमात का या जिस जमात का या जिस का वो वहाँ पे स्टेट पे रूल है, वो चाहेगी, वो चाहे कि यार इस चीज़ को सपोर्ट हो, वो नहीं चाहेगी तो नहीं होगा। उसका मकसद है ना, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ साथ इनको भी करना है, स्टेट गवर्नमेंट को भी चाहिए। ये जब अगर टैक्सेस ज़्यादा लगाएंगे या शराइत ज़्यादा होंगी या रुकावटें ज़्यादा होंगी या उस काम को कॉम्प्लिकेटेड किया जाएगा। अच्छा भाई आपने ये करना है, फलाने इदारे की बात जाए, हो गया, आप फलाने इदारे से एनओसी ले, फलाने इदारे से अच्छा, और कभी मतलब एक चीज़ को आपने इतना उलझा दिया हो और हर जगह आपको बैठे हुए वो वेट करवा रहे हो, आपने कल आना है, आपने परसों आना है, आपने तरसों आना है। बंदा क्या सोचेगा, भाड़ में जाए, मैंने कहीं और जाके कर लूँ, किसी और कंट्री में कर लूँ कारोबार। अक्सर लोग इसी तरह पैसा ले जाते हैं कहीं और फिर वहाँ बिजनेस करते हैं दूसरे कंट्री। अच्छा, और गुजरात ज़्यादा मतलब फोकस कर रहा है चाइना को, जैसे उनकी हाँ उनको वो फॉलो कर रहा है। और देखिए अगर वो उनको फॉलो कर रहा है तो उनकी भी मैन्युफैक्चरिंग आपने देखा है कमाल की है। चाइना कोई बीट नहीं कर सकता। चाइना तो बहुत आगे है, बहुत आगे मैन्युफैक्चरिंग में। पूरी दुनिया की पता है चाइना क्या हो गया इस वक्त? चाइना यूँ समझ ले पूरी दुनिया को प्रोवाइड करना चाहिए। यानी पूरी दुनिया की, अगर जैसे हमने पढ़ा था ना, सुना था कि पूरी दुनिया की फार्मेसी जो है वो इंडिया है, तो कुछ हद तक ये भी कहा जा सकता है कि पूरी दुनिया की मैन्युफैक्चरिंग जो है वो चाइना है। पूरी दुनिया से माल जाता है, डिफरेंट कंट्रीज उसके पास आते हैं, अपने प्लांट्स लगवाते हैं। लेकिन क्या फैसिलिटेट कर रहे हैं। अच्छा, इसकी क्या वजह? एक वजह एक बताएं। पहली वजह किसी और कंट्री के पास भी जा सकते हैं, चाइना के पास जाने की वजह क्या है? पहले तो ये चीपेस्ट वर्कर, बिल्कुल आबादी बहुत है, पॉपुलेशन है, फैसिलिटेट करता है, पेपर वर्क जल्दी हो जाता होगा, आपको ह्यूमन पावर आसानी से अवेल मिल जाते हैं। और वही चीज़ इंडिया में भी है। बिल्कुल, इंडिया में भी है। तो अब हमने एक वीडियो देखी। अच्छा, मैंने ये भी देखा है कि बहुत सारे टैक्सेस भी छोड़ देता है। हाँ ना, तभी तो कंपनीज आके वहाँ पे काम करेंगी। और चाइना को इस वक्त 100% ऐसी कंपनीज चाहिए जो यहाँ पे आके काम करें और उनके लोगों को रोज़गार मिले। बिल्कुल, चाइना की आबादी इतनी ज़्यादा है कि उनको कहाँ से रोज़गार दें? जब तक पब्लिक आएगी, फैक्ट्रीज नहीं लगेगी, उनको रिस्क नहीं मिलेगा, रोज़गार नहीं मिलेगा। तो मैं कहता हूँ कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट को भी ये चाहिए कि लोगों को फैसिलिटेट करें। लेकिन सुनने में आ रहा है कि इमरान खान की हुकूमत में कुछ बेहतरियाँ हो रही हैं, फिल्म इंडस्ट्री के हवाले से सुनने में आ रहा है, घरों के हवाले से सुनने में आ रहा है, लेकिन ये सुनने में ही आ रहा है, इम्प्लीमेंटेशन कुछ नहीं। लेकिन इसका प्रैक्टिकली कहाँ है? मतलब कौन कोई ऐसे 8-10 लोग आ जाए, हमें घर मिल गया, हमें इमरान खान ने लोन दे दिया, हमें ये कहाँ है वो लोग? नहीं, बस सुन रहे हैं। इस तरह की पॉलिसी सुनने में आ रही है, लेकिन ये कब प्रैक्टिकली दिखती हैं? बस जल्दी हो इंशाल्लाह। चले देखते हैं। तो दोस्तों, फ्लाइंग कार्स तो हम इंडिया में जाके उड़ा सकेंगे, यहाँ तो शायद तो एक्सपोर्ट यूरोप वगैरह को एक्सपोर्ट करेंगे, फिर इंडिया में भी एक्सपोर्ट करेंगे। और हमारे यहाँ पे अगर किसी ने एक ने जहाज़ बना दिया था, तो पकड़ के पुलिस वाले ले गए। पेशावर में एक शख्स ने जहाज़ बनाया अपने घर पे जनरेटर से। हाँ, एक जनरेटर लगाया, मोटर लगाई, पंखा घुमाया और यूँ एक पाइप में, मेरे पास वीडियो होगी, गूगल पे भी पड़ी होगी, लोगों ने देखी होगी, बड़ी वायरल हुई थी। पुलिस ने पकड़ लिया था उसे। फिर क्या हुआ उसके जहाज़ का? क्या हुआ? जहाज़ के पुलिस वो खुद जेल में जब्त कर लिया। इतना टैलेंटेड बंदा। अच्छा, जहाज़ ऐसे वो मेरे से पाइप यूँ कर रहा है, चल रहा है। अच्छा, इसमें जो आपने फ्लाइंग कार देखी, इसमें देखा डबल इंजन है, जबरदस्त होगा ना, बहुत ही बेहतरीन हो गया। विंग्स किस तरह कंफर्टेबल, बहुत मतलब एक और बन चुकी है यार, मॉडल बन चुका है। यानी कि ये मतलब दूसरे कंट्रीज में बन चुके हैं, इंडिया अब मैन्युफैक्चरिंग, यानी कहने का मतलब ये सपना नहीं है। अच्छा, वही कंपनी आके बना रही है ना, वही कंपनी आके बनाएगी इंडिया में, तो इंडिया के पास वो चीज़ आ जाएगी, एक्सपोर्ट करेगी। और हो सकता है कि आने वाले 10-15 साल के अंदर ये आम हो जाए, नॉर्मल। बिल्कुल, कुछ इसका लाइसेंस हो, कुछ इसका वो हो, यानी कि क्या कहते हैं उसे, ड्राइविंग लाइसेंस जो होता है, तो उसका कोई एक वो लाइसेंस होगा इसको चलाने का, हर बंदा नहीं चला सकता। अच्छा, ये जो कंपनीज लड़कियों को नहीं देना चाहिए चलाने का, जो कंपनीज आ रही हैं, ये इंडिया से बनवा रही हैं, इंडिया में आके बना रही हैं, ठीक है, और इंडिया से बनवा रही हैं क्योंकि वहीं के लोग यूज़ करेंगे, इंजीनियर्स वगैरह सारे लोग होंगे, तो अपना पूरा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट वहीं लगा रहे हैं। हाँ, ये चीज़ होती है। और बाकी ये कि फिर इंडिया खुद हो सकता है बाद में अपनी भी बनाने लग जाए, टाटा और इनके जो बड़े बड़े
तो दोस्तों वीडियो ज़बरदस्त थी, बहुत इंफॉर्मेटिव थी, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड थी, बड़ा ज़बरदस्त लगा, आइडिया था एक बहुत और ज़बरदस्त। हमने मतलब बहुत बारीकी से सोचा और समझा इस वीडियो को, ये कह सकते हैं। तो दोस्तों दोबारा किसी और वीडियो के साथ आप लोगों से मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।